पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 1 से 30 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 2024 का सीटेट देने वाले हैं वह जो है इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं और प्रश्नों पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक कौशल। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? तो आनुवांशिकता, ये भी सही है। भौतिक वातावरण, ये भी सही है। और सामाजिक संस्कृतियाँ, ये भी सही है। तो तीनों आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन करके दिया हुआ स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति, कौशल व समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो तीसरा का आंसर आपका देखिए इसमें है, जो उस टाइम जो आंसर दिया गया था सीटेट के द्वारा, तो उनमें से इसमें स्टार लगा दिया गया था, अर्थात यह क्वेश्चन को गलत साबित किया गया था। तो इसका आप ध्यान ना दें। दूसरे क्वेश्चन पर चलें हम लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए चौथा नंबर में कह रहा है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों कि बच्चों के विकास में भूमिका। बच्चों के विकास में भूमिका क्या है? तो चौथा नंबर का 4 हो जाएगा। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका किसका? परिवार और समकक्षियों की अलग अलग भूमिका होती है बच्चों के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन से कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित की विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से डैश होती है। क्या होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो ये आपका 7 का आंसर 3 हो जाएगा। ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये सही सटीक आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8वें नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर में आपका कह रहा है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक और संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत नीतिहार्थ है? तो नीतिहार्थ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। वाइगोत्स्की है वो बच्चों के बारे में कह रहा है कि बच्चों को अगर सिखाना है, उसके मार्गदर्शन देना है, तो उसकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब जसप्रीत उसे करने से बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये पाड़ का उदाहरण होता है। जब कोई बच्चे को आप संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से मदद करके सिखाते हैं, तो वह धीरे धीरे फिर उसको आप छूट देकर जाते हैं ताकि बच्चे वो अपने से धीरे धीरे काम करे। उसी को पाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर कथन में करके दिया है, तर्क में करके दिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क दिया है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। 11 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये गलत बात है। ए और आर दोनों जो गलत है, तो कथन है और तर्क दोनों गलत है। नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, उसे है जो देख रेख रखना चाहिए। बशर्ते एक प्रगतिशील कक्षा, जो कक्षा चल रहा है, अगर उसमें क्लास टीचर है तो बच्चों पर नियंत्रण रखना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि उस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि बच्चा डर से कुछ बोले नहीं। तो ये कथन गलत है। और बच्चे तभी सीखते जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, नहीं, बच्चे प्यार से सीखते हैं, नियंत्रण से नहीं सीखते। तो ये आपको दोनों कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
12 नंबर में 12 नंबर कह रहा है आपको, डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और परिवारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई को देख पाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन भाषाई और बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? शिक्षक ऐसे बातें अगर लड़कों के सामने कहेंगे, कक्षा में कहेंगे, तो यह किसको बढ़ावा दे रहा है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब लड़कों लड़कियों में भेदभाव कर रहा है, पुराने विचार से उसे ग्रसित करवा रहा है कि तुम लड़का हो, लड़की की तरह क्यों रहते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी आजकल लड़कों से कम नहीं है। तो ये जो है बढ़ावा देता है किसको? ऐसी बात क्लास में नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 नंबर में। निम्न में से कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? ऑप्शन दिया हुआ है ए बी कर करके। 14 नंबर में देखिए, तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथक्करण या नामीकरण है। गलत, एक गलत दिया हुआ है, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को अलग नहीं करना चाहिए, समाहित होकर समन्वय रूप से एक समान भाव से सभी बच्चों की देखरेख करना चाहिए। दूसरा नंबर कह रहा है कि यह शिक्षकों को अपनी शिक्षा साथ में मदद करने का अवसर देता है। तो ये भी सही है, यह जो शिक्षकों को अपने शिक्षा साथ में मदद करने का अवसर देता है, ये सही है। और यह मूल्यांकन को सिखाने का हिस्सा है, ये भी सही। बी और सी आपका सही है। यह डर और चिंता पैदा करके सिखाने को बढ़ाता है, एक गलत दिया हुआ है। डर और चिंता है जो बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चे नहीं सीख पाएंगे। चलिए, तो बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? 15 नंबर का ऑप्शन 4 हो जाएगा। बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, समालोचन चिंतन को बढ़ावा देने के लिए जो मात्र प्रत्यार्पण करना होता है, वह समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इसके माध्यम से उसे समझाना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 15 नंबर में बने रहिए हमारे साथ। 15 नंबर हो गया। 16वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 16 का नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखिए बने रहिए हमारे साथ। कह रहा है वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा सही। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उसकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, क्योंकि क्लास में विभिन्न वर्गों के लोग आते हैं, सबकी अलग अलग कल्चर होती है, सबकी अलग अलग जाति धर्म होते हैं। तो उस प्रकार से सभी जो कल्चर से आते हैं उसको अलग अलग गतिविधियां देना चाहिए ताकि उसे अच्छी से समझ सके। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो शिक्षा शास्त्रीय रणनीति का आपका ये सहयोग होना चाहिए। समावेशी तभी आप ला सकते हैं जब सभी को आप सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो 18 का ये हो जाएगा आंसर। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर वैश्विक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए, माने जो अलग अलग भिन्नता है, भेदभाव है, उसको नकारना चाहिए और बच्चे जहां महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चों को महत्व दिया जाने कि कौन बच्चा किस टाइप का कर रहा है, उसे आपको देख रेख करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर में। एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण को स्कोर यह दर्शाता है कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सोशल पाठन करने के लिए कहा जाता है, यानी पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो उनका निष्पादन बुरा होता है, बुरी तरह से पढ़ता है, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता है। तो बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? तो उस लक्षण को कहते हैं डिसलेक्सिया लक्षण। ऑप्शन नंबर
19 का 3 हो जाएगा। अब देखिए डिस्लेक्सिया के बारे में, 19 में कह रहा है आपका डिस्लेक्सिया हो जाएगा। वैसे बच्चों को डिस्लेक्सिया कहते हैं। हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों के साथ डिस्लेक्सिया को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। डिस्लेक्सिया सीखने में विशेष तरह की कठिनाई आता है। जब उसको बताते हैं तो उसे बहुत ही भारी लगता है, कठिन लगता है। तो एक प्रकार के जो मुख्य रूप से पढ़ने एवं शब्दों को बरतने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो उसे ही कहा जाता है डिस्लेक्सिया। जो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, कठिनाई उनको लगता है, तो उसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 20 नंबर में कह रहा है रचनात्मकता क्या है। तो रचनात्मकता कहा जाता है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। माने आप ऊपर लेवल की सोच रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता है, तो उसको कहते हैं रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर में। सामाजिक संरचना परिक्षेप में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आपका आंसर हो जाए, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही है, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। मतलब आपको सीखने की उत्सुकता तभी हो जाएगा जब आप संतुष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कथन करके दिया है प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उसकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क में कह रहा है संभावने और सीखना परस्पर संबंधित है। तो तैस का आपका जो है दोनों कथन सही है, कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ये तर्क आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 24 नंबर क्वेश्चन में हम आपको लेके चलते हैं। 24 नंबर में बने रहिएगा हमारे साथ। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि महारत उन्मुखी बौद्धिक क्या है। तो इसमें देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, बिल्कुल सही है। जब आपको सीखना होता है तो आप लक्ष्य तय करना है कि हमको यह चीज़ सीखना है, तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा नंबर आपका दिया हुआ है मानना है कि क्षमता स्थिर व अस्थायी होता है, गलत जवाब है। क्षमता कभी स्थिर नहीं होता है, ना तो अस्थायी होता है, वह गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तर्क दिया हुआ है बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं यदि कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, तो ये अभी आपका गलत दिया हुआ है। चौथा नंबर है कि अपनी सीखने को सुसाध करने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने की क्या होती है। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने को उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर में। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक उन्हें खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। कोई ऐसी चीज खोजें ताकि उनको मन लगे, बच्चे को क्लास में मन लगे, उनका अन्वेषण करें, उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, तभी बच्चे प्रभावी तरीके से सीखेंगे। तो एक शिक्षक को यह करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में हम लोग चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार अन्वेषण, खेल, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है, मतलब आप खेल खिला रहे हैं या बच्चों को कोई और चीज़ के रहा, व्यवहारिक गतिविधियां करा रहे हैं, ज्ञान सर्जन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो यह किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, ये किसका उदाहरण है। तो ये जो है एक गतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सिखाने का एवं उसकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर के बाद 28वें नंबर क्वेश्चन में हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
28 नंबर में यह कथन दिया हुआ है और तर्क दिया है, आपको पता लगाना है। चलिए देखिए कथन क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूहों को शिक्षक को उनके सामाजिक और संस्कृति संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो 28 का। और तर्क में दिया हुआ है सामाजिक और संस्कृति संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। तो ए जो है आपका दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए और आर, कथन भी गलत है, आपका तर्क भी गलत होता है, भूमिका तो होती है। 29 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए। जो संसाधन नहीं है कक्षा में उसको पहले लाना चाहिए, जिससे करके बच्चों को सीखने या करके बच्चों को सीखा जा सके, उसको सीखने, क्योंकि प्रैक्टिकल से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, जिससे करके सीखने की सुसाधित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 30वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस प्रकार मदद मिलती है। तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा, ठोस से अमूर्त। तो आशा करते हैं कि आपको 30 नंबर का या बाल विकास शिक्षा जो शास्त्र था वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, आपके लिए हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। अगले चैप्टर में अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन 30 से 60 नंबर का रहेगा, तो उसे कराएंगे हम। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।